हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंटिस्टिक वर्ल्ड। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल पे देखा है कि कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, कैसे इस गैलेक्सी का विस्तार हुआ और कैसे हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जीवन की उत्पत्ति इस पृथ्वी पर कैसे हुई। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नॉलेज से भरे इंफॉर्मेशन के लिए। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति विज्ञान के महान रहस्यों में से एक है। इसके कई उत्तर प्रस्तावित किए गए हैं, लेकिन सभी अभी तक स्थापित नहीं किए जा सके हैं। यह पता लगाने के लिए कि क्या हम आकाशगंगा में अकेले हैं, हमें यह बेहतर ढंग से समझना होगा कि किन भू रासायनिक स्थितियां ने पहले जीवन के रूपों को पोषित किया होगा, किस जल में रसायन और तापमान चक्र ने उन रासायनिक प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा दिया होगा जिससे हमारे ग्रह पर जीवन का उदय हुआ। चूंकि जीवन पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास की काफी हद तक अज्ञात सतह स्थितियों में उत्पन्न हुआ था, इसलिए इन और अन्य सवालों का जवाब देना एक चुनौती बनी हुई है। इन विषयों पर शिकागो विश्वविद्यालय में कई महत्वपूर्ण प्रयोग भी किए गए हैं, जिनमें मिलर-ड्यूरे प्रयोग भी शामिल है, जिसने यह सुझाया कि जीवन की आधारशिला आदिम सूप यानी कि एंशिएंट प्री सूप में कैसे बन सकती है। पृथ्वी लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पुरानी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 4.3 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां विकसित हो गई थी। हालांकि सबसे पुराने ज्ञात जीवाश्म केवल 3.7 बिलियन ईयर्स अगो ही पुराने हैं। उस 600 मिलियन वर्ष की अवधि के दौरान जीवन बार बार उभर सकता है, लेकिन क्षुद्र ग्रहों यानी कि एस्ट्रॉइड मीटरॉइड्स के साथ भयानक टकराव के कारण समाप्त हो गया। पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानों में उन शुरुआती घटनाओं का विवरण अच्छी तरह से संरक्षित नहीं है। कुछ संकेत सबसे पुराने जिरकोन से मिलते हैं, जो मैग्मा में बनने वाले अत्यधिक टिकाऊ खनिज हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसे ही 4.1 बिलियन वर्ष पुराने जिरकोन में कार्बन के एक रूप में निशान पाए हैं, जो जीवित जीवाश्मों में एक महत्वपूर्ण तत्व है। पृथ्वी पर जीवन कहां से शुरू हुआ? भूमि और समुद्र में ज्वालामुखी सक्रिय जलतापीय वातावरण में दो संभावनाएं हैं। कुछ सूक्ष्मजीव आज आइसलैंड, नॉर्वे और येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाए जाने वाले गर्म पानी के झरनों के वातावरण में पनपते हैं। यही बात गहरे समुद्र के हाइड्रोथर्मल वेंट पर भी लागू होती है। ये चिमनी जैसे वेंट जहां बनते हैं, जहां समुद्री पानी समुद्र तल पर मैग्मा के संपर्क में आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अति गर्म फ्लैम की धाराएं निकलती हैं। ऐसे फ्लैम के पास रहने वाले सूक्ष्म जीवों ने कुछ वैज्ञानिकों को उन्हें पृथ्वी के पहले जीवन के रूप में, जन्म स्थान के रूप में सुझाया। कार्बनिक अणु कुछ खास तरह के मिट्टी के खनिजों में भी बने होंगे, जो सुरक्षा और संरक्षण के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान कर सकते थे। यह पृथ्वी पर शुरुआती इतिहास के दौरान जैसे एस्ट्रॉइड और मीटरॉइड पर भी हुआ हो सकता है, जो बाद में टकराव में उन्हें पृथ्वी पर ले आए। इससे पता चलता है कि इसी प्रक्रिया ने ब्रह्मांड में कहीं और ग्रहों पर जीवन का बीजारोपण किया होगा। पृथ्वी पर जीवन के तत्व क्या हैं? इस नुस्खे में एक स्थिर ऊर्जा स्रोत, कार्बनिक यौगिक और पानी शामिल हैं। सूर्य का प्रकाश सतह पर ऊर्जा का स्रोत प्रदान करता है, जो प्रकाश संश्लेषण को गति देता है। समुद्र तल पर भूतापीय ऊर्जा जीवों को जीवित रहने के लिए आवश्यक रासायनिक पोषक तत्व प्रदान करती है। जीवन के लिए जरूरी तत्व भी महत्वपूर्ण हैं। हमारे लिए ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस हैं। लेकिन इन तत्वों के पृथ्वी पर एक साथ आने के तरीके के बारे में कई वैज्ञानिक रहस्य हैं। उदाहरण के लिए, वैज्ञानिक यह उम्मीद नहीं करेंगे कि सूर्य के इतने करीब बने ग्रह में स्वाभाविक रूप से कार्बन और नाइट्रोजन शामिल होंगे। ये तत्व केवल बहुत ठंडे तापमान पर ही ठोस बनते हैं, जैसे कि बाहरी सौरमंडल में मौजूद होते हैं। सूर्य के करीब नहीं जहां पृथ्वी है। इसके अलावा कार्बन सोने की तरह पृथ्वी की सतह पर दुर्लभ होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्बन रासायनिक रूप से चट्टानों की तुलना में लोहे के साथ अधिक बॉन्डिंग बनाता है। सोना भी धातुओं के साथ अधिक बॉन्डिंग बनाते हैं, इसलिए इसका अधिकांश भाग पृथ्वी के केंद्र में समाप्त हो जाता है। तो सतह पर पाई जाने वाली छोटी मात्रा वहां कैसे पहुंची? अधिक घटक पानी है। अब पृथ्वी की सतह का लगभग 70% हिस्सा पानी के साथ ढका हुआ है, लेकिन 4 अरब साल पहले सतह पर कितना पानी था? कार्बन और नाइट्रोजन की तरह पानी के भी सूर्य से अधिक दूरी पर बनने वाले ठोस वस्तुओं का हिस्सा बनने की संभावना अधिक होती है। पृथ्वी पर इसकी उपस्थिति को समझने के लिए एक सिद्धांत प्रस्तावित किया गया है कि कार्बनिक्स टेट्राइडस नामक उल्कापिंडों का एक वर्ग सूर्य से काफी दूर बना था। पृथ्वी पर जीवन कैसे आया, इसके बारे में कई सिद्धांत हैं। इसमें शामिल है जैसे जीवन एक एंशिएंट सूप से बना है। 1952 में शिकागो विश्वविद्यालय के स्नातक छात्र के रूप में स्टैनली मिलर ने रासायनिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेता हैरोल्ड उरे के साथ एक प्रसिद्ध प्रयोग किया। उनके परिणामों ने इस विचार की खोज की कि जीवन एक आदिम यानी एंशिएंट सूप में बना था। मिलर और उरे ने अमोनिया, मीथेन और जल वाष्प को एक बंद कांच के कंटेनर में डाला, ताकि उस समय पृथ्वी के शुरुआती वायुमंडल की स्थितियों का अनुकरण यानी कि रेप्लिका बनाया जा सके। फिर उन्होंने बिजली की चिंगारी को कंटेनर के माध्यम से धीरे धीरे उस पर रिलीज किया। बिजली की चमक और जो ओल्ड एनवायरनमेंट है उसने साथ मिलकर प्रोटीन के निर्माण खंड अमीनो एसिड जल्द ही बन गए। मिलर और उरे ने महसूस किया कि इस प्रक्रिया ने जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक अणुओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के शुरुआती वायुमंडल में मिलर और उरे के
नुस्खे से अलग रासायनिक संरचना थी। फिर भी इस प्रयोग से प्रीबायोटिक या अजैविकी रसायन विज्ञान नाम का एक नया वैज्ञानिक क्षेत्र को जन्म दिया गया, जो जीवन की उत्पत्ति से पहले का रसायन विज्ञान है। यह बायोजेनेसिस के विपरीत है। यह विचार है कि केवल एक जीवित जीव ही दूसरे जीवित जीव को जन्म दे सकता है, धूमकेतु या उल्कापिंड द्वारा उत्पन्न। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन के लिए महत्वपूर्ण कुछ अणु पृथ्वी के बाहर उत्पन्न हो सकते हैं। इसके बजाय उनका सुझाव ये है कि तत्व उल्कापिंड जैसे धूमकेतु यानी एस्ट्रॉइड या मीटरॉइड। 1969 में ऑस्ट्रेलिया में गिरे एक एस्ट्रॉइड मर्चिसन में दर्जनों अलग अलग अमीनो एसिड थे जो जीवन के निर्माण के लिए उपयुक्त हैं। ऑर्गन नेशनल लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले और लॉरेंस ने बर्कले नेशनल लेबोरेटरी के टीम के द्वारा सन 2001 में प्रकाशित प्रयोगात्मक परिणामों के अनुसार धूमकेतु ने पृथ्वी की ओर आने वाले जो एटम्स को एक सवारी की तरह यानी कि एक ट्रैवलर की तरह पेश किया, दिखाकर कि अमीनो एसिड पृथ्वी के साथ एक क्षुद्र मीटरॉइड्स के टकराव से बच सकते हैं। और टीम ने इस पर भी विचार किया कि इस विचार को मजबूत भी किया जा सकता है कि जीवन के जो रॉ मटेरियल्स को अंतरिक्ष से आते हैं और सेफ भी हो जाते हैं। 2019 में फ्रांस और इटली के शोधकर्ताओं की एक टीम ने साउथ अफ्रीका के बारबरटन के 3.3 बिलियन वर्ष पुराने एक तलछटी चट्टान में संरक्षित जो कार्बनिक मटेरियल्स हैं उसे मिलने की सूचना दी। टीम ने इस पदार्थ को संभावित स्रोत के रूप में माइक्रोमीटेरॉइड्स का सुझाव दिया। इस तरह के और सबूत 2022 में जापान के हायाबुसा 2 मिशन द्वारा पृथ्वी पर वापस लाए गए शुद्ध ग्रह यानी माइक्रोमीटेरॉइड्स के रियुगु के नमूनों से मिले हैं। रियुगु सैंपल्स में पाए जाने वाले अमीनो एसिड की संख्या अब 20 विभिन्न प्रकारों से अधिक हो गई है। चिरैलिटी क्या है और यह जैविक रूप से महत्वपूर्ण क्यों है? 1953 में शिकागो के शोधकर्ताओं ने जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में एक ऐतिहासिक पेपर प्रकाशित किया। इसने प्रो-चिरैलिटिक अवधारणा की खोज की, जिन्हें चिन्हित किया गया है, जो आधुनिक रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में व्याप्त है। पेपर ने एक प्रयोग का वर्णन किया जो दर्शाता है कि अणुओं की चिरैलिटी या हाथ का उपयोग इस तरह से दायां और बायां हाथ एक दूसरे से भिन्न होते हैं सभी जीव प्रक्रियाओं को संचालित करता है। चिरैलिटी के बिना प्रोटीन जैसे बड़े जैविक अणु ऐसी संरचनाएं बनाने में समर्थ होंगे जिन्हें पुनः प्रस्तुत किया जा सके। अब शिकागो के वैज्ञानिक वर्तमान में जीवन की उत्पत्ति पर क्या शोध कर रहे हैं? आज शिकागो में जीवन की उत्पत्ति पर शोध का दायरा बढ़ रहा है। जैसे जैसे वैज्ञानिक अधिक से अधिक एक्सोप्लैनेट यानी कि आकाशगंगा में कहीं और तारों के इर्द गिर्द ग्रहों की खोज में सक्षम होते जा रहे हैं, यह सवाल गरमा गया है कि जीवन के लिए आवश्यक तत्व या एलिमेंट्स क्या हैं और उनके संकेतों की तलाश कैसे की जाए। नोबेल प्राइज विनिंग जैक सोजास्टक 2022 में रसायन विज्ञान में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के रूप में शिकागो यूनिवर्सिटी में शामिल हुए और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति में जो रिसर्च प्रोग्राम्स हैं उनका समन्वय किया एवं विश्वविद्यालय की नई अंतः विषय जीवन की उत्पत्ति पहल का नेतृत्व भी किया। भौतिक विज्ञान प्रभाग के कई विभागों के वैज्ञानिक इस पहल में शामिल हो रहे हैं, जिनमें रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञान, भूविज्ञान और भूभौतिकी के विशेषज्ञ शामिल हैं। प्रोफेसर सिएस्ला ने कहा, अभी हमें अभूतपूर्व मात्रा में डेटा मिल रहे हैं। हायाबुसा और ओएसा, IRIS, RIX जैसे मिशन हमें शुद्ध ग्रहों के टुकड़े ला रहे हैं जो हमें ग्रहों के निर्माण की स्थितियों को समझने में मदद करते हैं। और नासा का नया JW टेलीस्कोप और सौरमंडल हमारे आसपास के ग्रहों का आश्चर्यजनक डेटा ले आ रहा है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही हमारे यूनिवर्स से रिलेटेड साइंस, स्पेस साइंस से विषयों के लिए। धन्यवाद।